नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक तड़ियाल और स्वागत है आपका मातृभाषा फेसबुक लाइव पर। मातृभाषा फेसबुक लाइव पर आज हम चर्चा करेंगे लेखन के विभिन्न पहलुओं पर और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंकिता जैन जी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी यह चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं सभी दर्शकों की ओर से, मातृभाषा परिवार के लोगों की ओर से और इस फेसबुक लाइव से जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति की ओर से अंकिता जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ और उनको धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ पर आए। धन्यवाद विवेक। तो अंकिता जी के बारे में जितना कहा जाए शायद उतना कम होगा, क्योंकि अंकिता जी साहित्य से जिस प्रकार से जुड़ी हुई हैं उसका हम एक छोटी सी आपके बीच बात रखना चाहेंगे कि अंकिता जी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो जशपुर नगर में वैदिक वाटिका है उसमें डायरेक्टर जो हैं और मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है और वनस्थली विद्यापीठ से इन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एमटेक किया और उसके बाद सीडेक पुणे में बतौर रिसर्च एसोसिएट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम किया है। तो कहीं ना कहीं अंकिता जी पहले तकनीकी से जुड़ी रही हैं और उसके बाद इन्होंने बंसल इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अध्यापन का कार्य भी किया है। लेकिन इसके बाद अंकिता जी का मन जो है वो शायद नौकरी में नहीं लगा और उन्होंने लेखन की राह पकड़ी। और इस बात में कोई दो राह नहीं है कि अंकिता जी एक जितनी अच्छी लेखिका हैं उतनी ही अच्छी शिक्षाविद हैं और उसके साथ ही उतनी ही तकनीकी से भी संबंध रखती हैं। तो अंकिता जी, फिर से मैं एक बारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मातृभाषा परिवार के इस लाइव साक्षात्कार श्रृंखला में। धन्यवाद तो विवेक। हम अपने इस साक्षात्कार को आगे बढ़ाते हैं और इसी बीच मैं सभी जितने हमारे दर्शक हैं उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि वो इस फेसबुक लाइव की सूचना अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को इस फेसबुक लाइव को शेयर करके अवश्य दें। और साथ ही आपके पास यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मौका है अपनी लेखन संबंधी परेशानियों को, समस्याओं को अंकिता जी के बीच रखने का और उनसे समाधान पाने का। तो कुछ प्रश्न हमें पाठकों से वैसे भी प्राप्त हुए हैं, हम उन पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन आप कमेंट के माध्यम से भी अपने कमेंट जो है करके अपने प्रश्न हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके प्रश्नों को यहाँ पर लें और उनका समाधान आपको प्राप्त हो। तो इस साक्षात्कार को हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला प्रश्न हम अंकिता जी के बीच रखना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति के लिए जब वो लिखता है तो उसके लेखन के लिए जो शब्द भंडार है उसका अपना महत्व है। कहीं ना कहीं कई लोग ये हमें ये बताते हैं कि भाई लिखते वक्त उनको शब्दों की कमी पड़ जाती है या वो किस तरीके से कम शब्दों में, ज्यादा शब्दों में अपनी बात को रख सकते हैं। तो अंकिता जी, शब्द भंडार को समृद्ध करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इस पर आपके विचार। जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारी शुरुआत जो होती है वो वोकेबलरी लर्निंग से ही होती है। जब हमें लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, स्कूल में सिखाया जाता है, जब हम लिखना सीख रहे होते हैं, जब हम पढ़ना सीख रहे होते हैं, तो हमारी वोकेबलरी, हमारी जो डिक्शनरी है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश टीचर्स करते हैं और वो बताते हैं हमें कि कैसे हम अपने अपने शब्दों का इस्तेमाल करें, कैसे उनको याद करें। इंग्लिश लर्निंग जब होती है तो हमें शब्दों को सिखाया जाता है, नए नए शब्द हमें याद बिल्कुल। करवाए जाते हैं। तो किताब लेखन में, आर्टिकल लेखन में या किसी भी प्रकार के लेखन में शब्दों की उतनी महत्ता है जितनी हमारे बेसिक्स में थी जब हमने स्कूलिंग शुरू की थी। जब हम लिखने बैठते हैं तो हमारे पास अगर शब्द नहीं होंगे तो हमारे पास सिर्फ है, था, थी, आता जाता, ये क्रियाएं ही रह जाएंगी। ये जो फिलर्स हैं यही रह जाएंगे। लेकिन जब तक हमारे पास कुछ बहुत सुंदर, कुछ बहुत सुघड़, कुछ बहुत भारी मजबूत शब्द नहीं होंगे अपनी बात रखने के लिए, तो शायद हम अपनी बात को उस तरह जाहिर ही ना कर पाए। अक्सर हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि मेरे पास तो शब्द ही कम पड़ गए कि मैं अपनी बात कह सकूं या मैं अपनी बात जाहिर कर सकूं। तो वहां वो स्थिति किसी लेखक के साथ ना आए, इसीलिए बेहद जरूरी है कि उसकी जो शब्दावली है, उसकी जो डिक्शनरी है, वो पूरी फिल होनी चाहिए, भरी रहनी चाहिए। हालांकि वो पूरी भरी तो हमेशा नहीं रह सकती है, क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं। तो जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे, पुराना नया समकालीन, जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे, जितना ज्यादा हम घूमेंगे, बात करेंगे लोगों से, नई नई जगहों पे जाएंगे, नई नई भाषाएं, नई नई
जो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है, नई नई बोलियां जब हम सीखेंगे तो हमारे शब्द बढ़ते जाएंगे। किसी बात को हम यहाँ किसी और तरीके से कहते हैं, उस बात को किसी दूसरे स्टेट में दूसरे तरीके से कहते हैं, तो वहां शब्दों के फेर से हमें कुछ जी। नए शब्द मिलते हैं। तो शब्दों को अगर हमें अपनी अपनी डिक्शनरी को बढ़ाना है, अपनी शब्दावली को बढ़ाना है, अपनी भाषा को बढ़ाना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपना नजरिया बढ़ाएं और पढ़ें जितना ज्यादा हो सके। मैं अक्सर ऐसी किताबें खोजती हूँ जिनमें पढ़ते समय मुझे बहुत सारे नए शब्द मिले, मैं उनको अंडरलाइन करती हूँ, कई बार लिखती भी हूँ, कुछ सुंदर शब्द मिल जाते हैं। जी। कुछ ऐसे जैसे पाकिस्तानी सीरीज अगर मैं कभी देखती हूँ तो उसमें उर्दू के बहुत सारे नए शब्द सीखने मिलते हैं। वो इतना फ्लुएंट बोलते हैं उसको कि इतना खूबसूरत लगता है वो सुनते समय, तो उनको भी नोट करती हूँ। तो मेरे हिसाब से यही तरीके होते हैं जिनसे आप अपनी भाषा को समृद्ध कर सकते हैं, अपनी शब्दावली को बढ़ा सकते हैं, कि आप पढ़ें, सुने और जितना ज्यादा हो सके लोगों से जुड़ें, ताकि आपको नए नए शब्द मिलते जाएं और उन्हें याद रखते जाएं, आप उन्हें सीखते जाएं, उन्हें लिखते जाएं। बिल्कुल, और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनका प्रयोग भी जो है लगातार करने से वो हमारी जो मेमोरी है उसमें रहते हैं बिल्कुल। और उससे फ़ायदा होता है। यहाँ पर हमारे काफ़ी लोग हमारे साथ बिल्कुल। जुड़ गए हैं, और प्राची प्रतीक गुप्ता जी आपको हेलो कह रहे हैं, तो अगर आप उनके हेलो का रिप्लाई देना चाहेंगी तो? बिल्कुल। जी जी, नमस्ते। सभी को नमस्ते बिल्कुल, तो मेरा। हम अगला प्रश्न अपना लेते हैं अंकिता जी। कुछ लोगों का कहना है कि कहानी और उपन्यास जो हैं, वो अपने आप में बहुत अलग-अलग विधाएँ हैं, और ऐसे में पात्रों का जो चयन है, बिल्कुल। वो दोनों के लिए हो सकता है कि अलग-अलग हो। आपके विचार में कहानी और उपन्यास दोनों में पात्रों का चयन किस प्रकार किया जाना चाहिए? क्या इनकी संख्या बहुतायत में हो या न्यूनतम हो? आप इस पे जो हमारे यंग राइटर्स हैं, नवीन लेखक हैं, उनको क्या सलाह देंगी? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि पात्रों का चयन हमें कहानी में कम या उपन्यास में ज्यादा करना चाहिए। उपन्यास भी दो पात्रों, दो किरदारों या तीन या चार किरदारों के साथ लिखा जा सकता है, और इस तरह कहानी भी। हाँ, कहानी क्योंकि एक एक छोटा रूप होती है, उपन्यास एक विस्तृत रूप होता है। उपन्यास में हम कहानी में हम किसी एक किरदार की, किसी जीवन की किसी एक घटना को दिखाकर उसको पूरा कर देते हैं, जबकि उपन्यास में हमें उसी किरदार के संपूर्ण जीवन चरित्र को दिखाना होता है, उसकी एक एक खूबी को दिखाना होता है, उसकी एक एक खामी को दिखाना होता है, उसका रूप रंग कैसा, उसका चरित्र कैसा, ये सब कुछ दिखाना होता है। कहानी सिर्फ एक घटना का विवरण करके हम समेट सकते हैं। कहानी एक छोटा रूप होती है, उपन्यास जी। एक बड़ा रूप होता है। कहानी कम से कम शब्दों में, जो लघु कथाएं होती हैं, कम से कम शब्दों में वो खत्म हो जाती हैं। उपन्यासिका जो होती हैं वो कम से कम 30,000 से शुरू होती हैं, 25,000 से शुरू होती हैं, 60,000, 70,000, एक एक लाख शब्दों तक जाती हैं। तो ये एक छोटा और एक बड़ा फॉर्म है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि कहानी में जब पात्रों का चयन किया जाए तो वो इस तरह किया जाए कि कहानी जहां से शुरू हो रही है वहां से उन उन सभी पात्रों के बारे में हम कहानी को खत्म करते तक बता पाएं। ऐसा ना हो कि हमने किसी पात्र का नाम डाल दिया, उसका जिक्र भर कर दिया और हम उसका विवरण ही ना दे पाए। वो हमारी कहानी में एक अहम हिस्सा था लेकिन हम बता ही नहीं पाए क्योंकि हमें कहानी खत्म करनी थी। एक बड़ी कहानी फिर वो उपन्यास की तरफ बढ़ने लगती है। कहानी में जब पात्रों का चयन करें तो वो इस सावधानी के साथ करें कि आपकी कहानी में जितनी जितनी जरूरत है, जिस उस घटना को दिखाने के लिए जितने पात्रों की जरूरत है, सिर्फ उतने ही पात्र आए। उन सभी पात्रों को आप अच्छी तरह दिखा पाए, उन सभी पात्रों का वर्णन आप अच्छी तरह से कर पाए। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि किसी कहानी में जितने कम से कम किरदार होंगे उतना ज्यादा वजन आप कहानी का विवरण देने में खर्च कर पाएंगे, उतना अच्छा माहौल आप कहानी के लिए बना पाएंगे, क्योंकि आपको अपने पात्रों के बारे में ज्यादा नहीं बताना, आपको घटना के बारे में ज्यादा बताना है और आप ज्यादा सुंदरता से उसको दिखा पाएंगे। बहुत ज्यादा भर देने से भी कहानी का माहौल बिगड़ जाता है, जबकि उपन्यास में हमारे पास एक छूट होती है, हम बहुत सारे किरदार डाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास शब्दों के लिए कोई सीमा नहीं है ऐसे कि नहीं हमको इतने शब्दों में ही जी। खत्म करना है, या बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो वहां एक एक संपूर्ण विवरण होता है, बहुत बड़ा विस्तृत रूप होता है उपन्यास। तो पात्रों का चयन बहुत सावधानी से करना चाहिए। कहानी में उन्हीं पात्रों को लेना चाहिए जिन पात्रों की जरूरत हो बहुत ज्यादा, जबकि उपन्यास में आप पूरी शुरू से लेकर अंत तक अपने प्लॉट से जुड़े हुए हर उपन्यास, जैसे राग दरबारी है, राग दरबारी में तो ढेर जी। सारे किरदार हैं,
वहीं उसके उलट अगर आप देखेंगे राही मासूम रजा जी की वो टोपी जी। शुक्ला जो किताब है, उसमें बहुत कम किरदार, उसमें 3-4 ही मुख्य किरदार हैं, एक छोटा सा उपन्यास है वो। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी उपन्यास में बहुत ज्यादा किरदार लेने की जरूरत ही है, पर जितने किरदार लें, वो चाहे कहानी हो या उपन्यास, उन सभी की अहमियत वहां दिखनी चाहिए। फिजूल कुछ ऐसे किरदार भी होते हैं जो जैसे मान लीजिए भीड़ लगी है, तो भीड़ में से किसी एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसी बात यहाँ हो रही थी। अब आप उस एक व्यक्ति का नाम नहीं बता रहे हैं, अगर आप उसका नाम बता रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी कहानी में कहीं ना कहीं और दोबारा जी। रिपीट होने वाला है, और दोबारा आने वाला है, और आपको उसकी अहमियत बतानी पड़ेगी, उसके गुण दोष बताने पड़ेंगे, उसका रूप रंग बताना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी सावधानियां होती हैं जो कहानी और उपन्यास का अंतर बताती हैं, और उनमें लिखे जाने वाले किरदारों का भी अंतर बताती हैं कि हमें किस सावधानी से चुनना बिल्कुल, चाहिए। यहाँ पे हमको एक प्रश्न आया है, जैसे आप बात कर रहे थे कि किरदारों के रूप जी। रंग की अगर बात करें, तो किस किरदारों के रूप रंग को कैसे डिस्क्राइब किया जाए, कैसे उनको लिखा जाए? ऐसा एक क्वेश्चन हमारे प्राची प्रतीक गुप्ता जी पूछ रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स किसी भी उपन्यास में कई हम ऐसे उपन्यास पढ़ते हैं जहाँ पे स्थिति का विवरण बहुत ज़्यादा दिया होता है। अगर कोई स्त्री खिड़की पर खड़ी है, तो खिड़की पर खड़े होने से लेकर चारों दीवारें, उस पे आने वाला प्रकाश, इन सब के बारे में बातें की जाती हैं। या कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि सिर्फ उसके भाव भंगिमा, उसके विचारों, उसके मन में जो चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं बताया जाता है। तो ऐसे में जो किरदार हैं, उनको डिस्क्राइब कैसे किया जाए, इस पर आप अपने कुछ विचार व्यक्त करें। ये उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कहानी की मांग क्या है। मसलन जैसे मैं इस कमरे में बैठी हूँ और मुझे ये दिखाना है कि इस कमरे में कोई घटना होने जी। वाली है, और कोई व्यक्ति इस कमरे में बैठा है, वो कैसे सोच रहा है, क्या उसके जी। विचार हैं। ऐसा मान लीजिए कि कोई मरीज है जो अस्पताल में पड़ा हुआ है, और वो 5 दिन से पड़ा हुआ है वहां पे। तो वहां हम दो चीज दिखा सकते हैं। एक तो ये दिखा सकते हैं कि अगर वो 5 दिन से पड़ा है तो उसने क्या क्या नोटिस किया। उसने ये नोटिस किया कि उस वो कितना बड़ा कमरा था, उस कमरे की दीवारों पर किस रंग के कौन सा रंग था, कौन से रंग के पर्दे वहां लगे हुए थे, तकिए का रंग क्या था, बेड का रंग क्या था, कितनी नर्स वहां आ रही थी, जा रही थी, क्या क्या घटनाएं वहां हो रही थी। दूसरा हमें दिखा सकते हैं कि उन 5 दिनों में उसने अपने जीवन में क्या क्या सोचा। क्या वो पहले पहले अपने अतीत को खंगाल रहा था, तो अपने अतीत को खंगालते हुए उसके क्या क्या विचार थे, क्या नहीं, क्या क्या बातें उसके मन में आ रही थी, क्या क्या बातें उसके मन में नहीं आ रही थी। तो ये आपकी कहानी की मांग होती है कि आपको किस घटना के बारे में क्या दिखाना है। ये मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानती हूँ कि जब हम सूक्ष्म विवरण करते हैं किसी कहानी में या किसी उपन्यास में, किसी घटना को दिखाते समय, उस स्थिति का, परिस्थिति का, माहौल का, जगह का, कमरे का, किसी भी चीज का, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि लेखक अपने पाठक को वहां बैठाना चाहता है, वहां वहां लेकर जाना चाहता है। वो उसको दिखाना चाहता है कि उसको ये महसूस कराना चाहता है कि आप खुद उस कमरे में बैठकर कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक दरवाजा है, और उससे बाहर निकलते हैं, दाईं तरफ मुड़ते हैं तो एक सड़क आती है, फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो एक पेड़ लगा होता है, उसके नीचे बच्चे खेल रहे होते हैं। अगर लेखक ये लिख रहा है तो वो अपने पाठक को उस दृश्य के अंदर घुसा देना चाहता है। वो चाहता है कि पाठक खुद वहां उस उन बच्चों के सामने खड़ा होकर ये देख पाए कि वहां कुछ जी। बच्चे खेल रहे थे। तो विवरण इसीलिए भी जरूरी होता है, सूक्ष्म विवरण इसीलिए कहते हैं कि आप इस तरह लिखें कि पाठक उसमें डूब जाए, पाठक खुद अपने आप को वहां महसूस करे, फिर चाहे वो आंतरिक विवरण हो या बाहरिक, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी कहानी की मांग क्या है, और आप क्या दिखाना चाहते हैं, आप किस चीज में अपने पाठक को उतारना चाहते हैं, और आप खुद किस चीज में उतर कर लिख बिल्कुल। रहे हैं। वो कहानी के विवरण की मांग करती है, वो कहानी का विवरण डिसाइड करती है कि कैसे जी। आपको लिखना चाहिए। इसमें जैसे कि आपने बताया इस प्रश्न से पहले कि उपन्यास जो हैं वो 3,000 4,000 शब्दों में लिखे जाते हैं, और कहानी अधिकतर कम शब्दों में हम लोग रखते हैं, उनको पूरा भी जल्दी किया जा सकता है। लेकिन एक उपन्यास लिखते हुए आपने भी शायद महसूस किया होगा कि कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, एक ऐसी फोर्स की जरूरत होती है जो हम कंटिन्यूअस लिखें। ऐसा ना हो कि थोड़ा एक चैप्टर लिख के, 2 चैप्टर लिख के हम रुक जाएं। तो ऐसे में आपने जब अपने उपन्यास लिखे हैं, आप 3 उपन्यास लिख चुकी हैं और शायद आगे भी आने वाले होंगे,
तो ऐसे में आपके मन में कैसे भाव आए, आपने उसको कैसे इस मोटिवेशन को कायम रखा अपने अंदर? मैं यहाँ थोड़ा-सा करेक्शन कर दूँ आपको। एक तो ये कि आपने शायद गलती से बोल दिया, उपन्यास 3,000 4,000 नहीं, उपन्यास मिनिमम 30,000 जी, शब्दों जी, से शुरू होते हैं और 1 लाख 2 लाख शब्दों तक जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि कहानी की माँग क्या है। बड़े-बड़े उपन्यास भी होते हैं और उपन्यासिका जो छोटी होती हैं वो 25 से 30,000 शब्दों में चली जाती हैं। दूसरा ये कि मैंने अभी तक एक भी उपन्यास नहीं लिखा है। मेरी जो 3 किताबें प्रकाशित हुई हैं उनमें से 2 कहानी संग्रह हैं और 1 कथेतर श्रेणी का है। तो जो 2 कहानी संग्रह हैं उसमें छोटी-छोटी सी कहानियाँ हैं। पहली किताब ऐसी वैसी औरत में 10 कहानियाँ हैं जो 3 से 4,000 शब्दों की पर कहानी है और जो दूसरी किताब बहेली है जो अभी जनवरी 2020 जी, में रिलीज हुई, वो 7 कहानियों का संग्रह है। उसमें अलग-अलग शब्द सीमा है, किसी में 7,000 शब्द हैं, किसी में 8,000 शब्द हैं और किसी में 3 से 4,000 शब्द भी हैं। तो मेरी ये तो जो कहानी संग्रह है ये छोटी-छोटी कहानियों का संकलन है। उपन्यास लिखने के बारे में मैं सोच रही जी, हूँ, अभी विचार ही कर पाई हूँ, क्योंकि उपन्यास जब मैं लिखूंगी, जब मैं उपन्यास लिखने के बारे में सोचूंगी तो उसके लिए मुझे एक एक ऐसी कहानी चाहिए होगी जिसमें शुरू से लेकर अंत तक मैं पाठक की दिलचस्पी बिल्कुल, बरकरार रख सकूं। कोई ऐसा लम्हा ना आए जब पाठक किताब को छोड़कर चले जाने के बारे में सोचे। तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप अपने प्लॉट पर काम करें। आप ये समझें, छोटी छोटी बारीकियां समझें, आप पाठक को हर समय बांधे रखने के लिए जरूरत होती है। कहानी तो पाठक ये सोचकर भी पढ़ लेता है, मान लीजिए उसे किसी कहानी में दिलचस्पी नहीं रही तो वो ये सोचकर भी पढ़ लेता है कि यार 2 पन्नों में खत्म हो जाएगी, कोई बात नहीं, पढ़ के देख लेते हैं कि जी, क्या है। लेकिन उपन्यास जब पाठक पढ़ना शुरू करता है तो उसके सामने एक पूरी किताब होती है। अगर आप शुरू के 20 पन्ने ही ऐसे लिख देंगे कि पाठक बोर हो जाए, तो फिर आगे वो आपकी किताब जी, पढ़ेगा ही नहीं। तो इसीलिए उपन्यास लिखने से पहले मैं अपने भीतर बहुत सारी चीज़ों को देखना चाहती हूँ, बहुत सारे अपने जो भी प्लॉट मेरे दिमाग में है, उन पर उनकी सारी तकनीकी नॉन टेक्निकल सारी चीज़ों को मैं समझना चाहती हूँ कि मुझे कहाँ क्या डालना होगा, कौन-सा किरदार गढ़ना होगा, कौन-सा घर दिखाना होगा, कौन-सी सड़क दिखानी होगी, क्या घटना दिखानी होगी, तो ये सारी चीज़ें जी, सोचनी पड़ती हैं। तीसरी किताब जो मेरी है वो कथेतर है, नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन में भी हालांकि मैंने उसको थोड़ा फिक्शनल रूप दिया है, कहानी के फॉर्मेट में ही उसको लिखा है, लेकिन उसमें जितनी भी घटनाओं का विवरण है वो सच्ची घटना है, इसीलिए वो नॉन फिक्शन है। उसको लिखते समय मेरे पास पहले से कुछ मटेरियल तैयार था, क्योंकि वो किताब मेरे कॉलम्स पे बेस्ड है, जो कॉलम लल्लन टॉप और प्रभात खबर में जी, पॉपुलर हुए, उन कॉलम्स पे बेस्ड वो किताब है। तो मेरे पास काफी मटेरियल पहले से था। कुछ चीजें मुझे उसमें जोड़नी थी, कुछ घटनाएं, कुछ एक्सपीरियंस और औरतों के मुझे उसमें जोड़ने थे। तो वो मैंने उनसे क्वेरीज की, उनसे सवाल पूछे, उनके सवालों के जवाब लिए, फिर वो मैंने तैयार किए कि मुझे किस चीज को कहाँ जोड़ना है, किस अध्याय को मुझे जो जो अध्याय मैं दिखाना चाहती हूँ, जो चैप्टर का नाम मैंने लिखा है, उसको मैं किस तरह से जस्टिफाई करके कहाँ से शुरू करूंगी। तो ये सारी चीजें हमें उसमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। यही उपन्यास में भी होता है कि आपको हर समय अपने पाठक को कुछ नया परोसना है। हर पन्ने को पढ़ते समय उसको ये लगे कि अगला पन्ना तो पलटना ही है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी बिल्कुल। पड़ती हैं। और यहाँ पे हम एक सवाल हमारे जो लाइव कमेंट्स आ रहे हैं उनमें से लेंगे, कि ज्यादातर लोग कहीं ज्यादा घूमते नहीं हैं और वो किसी भी शहर या गांव का जो विवरण है, ऐसे में वो कैसे दें, उसको अपने उपन्यास का हिस्सा कैसे बनाएं, या ये भी पूरा काल्पनिक हो सकता है? ये प्राची प्रतीक गुप्ता जी ने हमसे यहाँ पे प्रश्न किया है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? मेरे ख्याल में पूरा काल्पनिक जब आप लिखते हैं, जैसे कि जी, शक्तिमान है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो पूरी तरह से काल्पनिक घटना पर बिल्कुल, लिखा गया है। हैरी पॉटर जो है वो पूरी तरह से काल्पनिक लिखा गया है, लेकिन उसमें भी कई सारी चीजें ऐसी हैं। जब वो हैरी पॉटर अपने घर आता है, छुट्टियों में घर रहने आता है, तो उसके घर का जो दृश्य है वो हॉलीवुड में उन फिल्मों से मैच करता है या उन जगहों से मैच करता है, या यूएस की उन उन सड़कों से मैच करता होगा जहां बाकी वैसे जी, लोग रहते हैं। तो आप पूरी तरह काल्पनिक लिखने के लिए भी आपको दिमाग में कोई ऐसी ऐसा दृश्य तो होना चाहिए, कोई ऐसी घटना होनी चाहिए, कोई ऐसी जगह आपने देखी होनी चाहिए जिसको लिखें तो पाठक को लगे कि हाँ ये हो सकता है। बिल्कुल, कंप्लीट फिक्शन लिखने के लिए फिर आप ऐसी कोई जो साइंस फिक्शन बेस्ड चीजें होती हैं उनमें आप लिखेंगे तो शायद पाठक यकीन कर ले कि हाँ, क्योंकि उसने देखा ही नहीं कि अंतरिक्ष जी, में क्या है, वो सिर्फ सुनता आ रहा है, उसने खुद की आंखों से नहीं देखा। लेकिन अगर उसने कोई गांव देखा है और किसी गांव का जब आप विवरण कर रहे हैं तो आपको उसमें मिट्टी, गोबर, खेत,
नहरें, ये सब तो दिखाना ही होगा। उसके इतर अगर आप गांव की कोई कहानी काल्पनिक रूप से दिखाना चाहते हैं तो बेशक आप दिखा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपकी हर कहानी यथार्थ जी, पर आधारित हो, आप काल्पनिक कहानी भी लिख सकते हैं, और काल्पनिक कहानियां बहुत खूबसूरत बिल्कुल। भी होती हैं, लेकिन उनमें कुछ हिस्सा यथार्थ का होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और हो तो ये पाठक को जोड़े रखता है, क्योंकि उससे पाठक ये समझता है कि हाँ, ये तो मेरी देखी हुई चीज है, इसे तो मैंने कहीं देखा था, या मैं वहां जाकर इसे देख सकता हूँ। उसके मन में ये ललक होनी चाहिए कि यार मैं अगली बार जब गांव जाऊंगा तो देखूंगा कि क्या वाकई वहां ऐसी चीजें बिल्कुल। होती हैं। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो पाठक को जोड़ने के लिए जी। जरूरी होती हैं। इसमें एक जो है सवाल और उमड़ करके आता है कि कोई भी जब हम लेखन करते हैं तो उसमें एक रिसर्च, एक शोध की जरूरत होती है। चाहे पाठकों की रिसर्च हो, चाहे जिस सब्जेक्ट पे, जिस विषय पर हम लिख रहे हैं उस पे रिसर्च हो। तो आप इसको कैसे देखती हैं कि रिसर्च किस तरीके से की जानी चाहिए, चाहे उपन्यास हो, चाहे कहानी लेखन हो, दोनों में? किसी भी कहानी को लिखने से पहले रिसर्च की तो वाकई बहुत जरूरत होती है, चाहे वो आपके किरदार की रिसर्च हो, चाहे वो आपके घटना से जुड़ी रिसर्च हो। मसलन आपको कोई जी, आर्टिकल लिखना है, और वो आर्टिकल आप लिखना चाहते हैं नदियों पर, लेकिन आपने कभी किसी नदी के करीब जाकर देखा ही नहीं कि उसका तट कैसा होता है, उसमें लहरें कैसे उठती हैं, उसमें पत्थर फेंकने से वो कितनी दूर जा सकता है, उसमें काई कहाँ जमती है, लहरें कितनी तेज और कब उठती हैं, किस तरफ बहाव होता है, कितनी गंदगी वहां होती है, किस वजह से होती है, अगर कोई वहां पानी पीने आता है या कपड़े धोने आता है तो उनका विवरण आप कैसे लिखेंगे। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप किसी चीज के बारे में अगर लिखना चाहते हैं, किसी विषय पर आप अगर लिखना चाहते हैं, तो उस विषय पर आप भरपूर रिसर्च जी, करें। अगर किसी किरदार के बारे में आप लिखना चाहते हैं तो उस किरदार से जुड़ी जितनी भी संभव उपलब्ध जानकारी हो वो आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में आपने पढ़ा होना चाहिए। आ, मैं जब मैं नॉन फिक्शन लिखती हूँ, जब मैं फिक्शन लिखती हूँ तो मेरा जोर होता है किरदारों पर, घटना के साथ साथ मैं किरदारों पर जोर देती हूँ। और जिस किरदार को मैं गढ़ना चाहती हूँ, मैं उसे सबसे पहले मेरे जितने भी किरदार होते हैं वो ज्यादातर काल्पनिक होते हैं, मैं उनसे मिलते जुलते किरदार यथार्थ में जी, खोजती हूँ। कुछ किरदार जो यथार्थ में मैंने देखे होते हैं उनमें कल्पना करती हूँ। तो जिनको मैंने देख लिया है, जिनको मैंने जान लिया है, उनसे जुड़े और लोगों को मैं देखने की कोशिश करती हूँ और लोगों को ढूंढने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरे जो किरदार गढ़े जाएं वो बहुत जी, रियल लगे। एक फिक्शनल कहानी भी उतनी उस स्तर पर जाकर सफल होती है जब वो पाठक उस पर यकीन बिल्कुल। करने लगे कि हाँ, ये फिक्शन भले ही है लेकिन ये लग बहुत रियल रहा है, बहुत असल लग रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप रिसर्च करें। मेरी किताब जो अगली आने वाली है वाणी प्रकाशन से, किसानों पर आधारित है, उसके लिए मैंने 50 से ऊपर रिसर्च पेपर जो नेशनल इंटरनेशनली रिलीज हुए, करीब 100, 150, 200 खबरें, 3, 4 किताबें, इतना मटेरियल जो है, जो मुझे याद है कि जी, मैंने पढ़ा, ताकि मेरे पास हर एक घटना के बारे में जानकारी हो। किसानों से मिली, ढेर सारे किसानों से मिली, उनके इंटरव्यूज पढ़े, उनके इंटरव्यूज लिए, उनसे बातें की घंटों बैठकर। तो इससे इससे मुझे ये पता चला कि उनका यथार्थ क्या है। अगर मैं काल्पनिक रूप से एक किताब लिख देती, किसानों की ये समस्या है, वो समस्या है, जैसे जनरली फेसबुक पे हम देखते हैं कि किसानों के लिए बहुत सारे लोगों के दिल में बिल्कुल। सहानुभूति होती है और वो बहुत सारी चीजें लिख भी रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि एक किसान को खेत में एक दिन अगर वो खीरा बोने जा रहा है किसान, और वो 1 एकड़ की जमीन में खीरा बोएगा, तो उसको कितने घंटे लगेंगे, कितना गहरा गड्ढा उसको करना पड़ेगा, कितना पानी उसको देना पड़ेगा, कितने कितने दिन में उसको पानी देना पड़ेगा, कितनी बिजली उसकी लगेगी, कितना पैसा उसका लगेगा। जब तक आपको ये चीजें नहीं पता तब तक आपको उस विषय पर नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि बेसिक्स जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे, वो कहते हैं ना कि किसी किसी मजबूत इमारत को बनाने के लिए जरूरी होता है कि उसकी बिल्कुल। नींव पक्की हो। तो जो रिसर्च होती है वो आपकी नींव पक्की करती है, तब जाके आपकी एक सुंदर और मजबूत किताब या लेख या कहानी तैयार होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जी। होती है रिसर्च। अब ऐसे में जैसे अब रिसर्च की बात हो ही रही है, तो कई पुरुष ऐसे हैं जो स्त्री विमर्श पर शायद लिखना चाहेंगे। तो ऐसे में स्त्री विमर्श पर जब हम कुछ भी लिखते हैं, तो क्योंकि वो खुद उस चीज को अपने निजी जीवन में महसूस नहीं कर सकते, ऐसे स्थिति में रिसर्च का क्या ओरिएंटेशन होना चाहिए, या क्या तरीके ऐसे हैं जिनसे वो इस बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं?
एक स्त्री विमर्श लिखने के लिए? स्त्री विमर्श लिखने, ऐसा नहीं है कि कोई पुरुष स्त्री विमर्श नहीं लिख सकता है या नहीं लिखता है, पहले भी लिखे गए हैं और आगे भी लिखे जाएंगे। हालांकि बहुत कम पुरुष ऐसे होते हैं जो ये विषय उठाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद वो उसके साथ जस्टिस ना कर पाए या उन्होंने ऐसी समस्या जी। कभी देखी नहीं है। एक एक शब्द होता है परकाया प्रवेश। इसका मतलब होता है कि आप दूसरे के देह में जाकर महसूस करिए कि उस समय में उसने क्या महसूस किया। इस बात को मैं बस इतना ही कहकर समझाऊंगी कि अगर कोई पुरुष किसी स्त्री से जुड़े किसी विषय पर लिखना चाहता है, तो ये बेहद जरूरी है कि वो परकाया प्रवेश को अपनाकर खुद को उस जगह पर रखकर देखे कि अगर वो वहां होता, अगर वो उस परिस्थिति में होता, तो वो क्या करता, क्या उसका रिएक्शन होता। सिर्फ सोचे ना, खुद को वहां खड़ा करके कुछ उन परिस्थितियों में जी कर देखे, तो शायद वो समझ पाएगा। क्योंकि दूर से कहना कि हाँ मैं समझता हूँ और वाकई वहां जाकर उस घटना को जीना, बिल्कुल। उस घटना पुराने जमाने में हम देखते थे कि औरतें जो हैं वो चूल्हे के सामने बैठकर इतना लंबा लंबा घूंघट ओढ़कर, गर्मी में पसीना टपक रहा है उनका और वो रोटी बना रही हैं, आग की धुएं से उनकी आंखें जल रही हैं, गर्मी से वो तप रही हैं, मेहनत कर रही हैं। तो एक पुरुष ये लिखेगा, जब वो देखेगा कि एक औरत ऐसा कर रही है तो वो लिखेगा, लेकिन वो तभी लिख सकेगा जब वो वहां बैठकर वाकई उसका दर्द बिल्कुल। समझेगा। तो ये रिसर्च ये रिसर्च सिर्फ किताबी रिसर्च नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ऐसी रिसर्च नहीं होनी चाहिए कि आपने 5 आर्टिकल पढ़े और मैंने औरतों के बारे में ये पढ़ा था और मैंने लिख दिया। आप उनसे जुड़कर, उनकी बातें समझकर, उनके करीब रहकर, उनकी उनकी समस्याओं को महसूस कर जब आप लिखेंगे, तो वो आपकी धरातल से जुड़ी रिसर्च होगी, धरातल से जुड़ी ऐसी शोध जो आपको वाकई खुद एक स्त्री जैसा महसूस करा दे, वो असली रिसर्च होगी। और ऐसा ही करके आपको उन विषयों पर लिखना चाहिए। मैं अगर किसी पुरुष के बारे में लिखूंगी तो मुझे भी यही करना चाहिए। मैं किसी पुरुष की समस्याएं लिखूंगी तो मुझे भी यही करना चाहिए कि मैं ये महसूस करूं, मैं देखूं कि उसकी उसकी समस्याएं क्या हैं। कैसे एक पिता दिन रात एक करके अपने बच्चों के लिए पैसा जुटाकर लाता है, कैसे कोई मजदूर बाप जो है वो दिन भर रिक्शा चलाकर क्या करता है, क्या उसकी समस्याएं होती हैं, क्या वो महसूस कर रहा होता है जब उसको सवारी नहीं मिल रही होती है तो रिक्शे पर उल्टा लेट कर वो क्या सोच रहा होता है। जब तक मैं ये नहीं सोचूंगी तब तक मैं उस विषय पर लिख नहीं पाऊंगी। तो किताबी ज्ञान नहीं, आपको असल में जुड़कर उन लोगों से अपनी रिसर्च करनी चाहिए, अपनी शोध करनी चाहिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि आपको लिखना क्या बिल्कुल। है। और कहीं न कहीं इसका जो है एक बहुत ही सफल उदाहरण हम जो हमारे कहानी सम्राट प्रेमचंद हैं, उनकी निर्मला में हमें देखने को मिलता है कि बिल्कुल। किस प्रकार से उन्होंने निर्मला बिल्कुल। का जो एक अपने नॉवल में बताया है, उसका जो चरित्र है या उसके भाव हैं, बिल्कुल। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने इसका चित्रण किया हुआ है। शरद चंद्र ने कितनी सारी किताबें लिखी हैं, बड़े घर की बहू, जी। बेटी बहू, और ब्राह्मण की बेटी और बड़े घर की बहू, इस तरह की किताबें उनकी हैं। परिणीता उनकी किताब जो है। तो शरद चंद्र ने कितने खूबसूरत तरीके से स्त्रियों के जीवन को लिखा रखा। तब तो उन्होंने खुद भोगते हुए देखा होगा स्त्रियों को। वो उन स्त्रियों के करीब रहे होंगे जिन्होंने वो चीजें भोगी, उन्होंने देखा होगा उनको अपने जीवन में करीब से महसूस किया होगा, तब वो लिख बिल्कुल, पाए होंगे बिल्कुल। उसे। यहाँ पर हम एक और प्रश्न हमारे जो कमेंट्स में आया है, लाइव कमेंट्स में, उसे लेना चाहेंगे कि क्या लेखन के लिए एकांत ज़रूरी है? एक हाउसवाइफ के लिए खुद के लिए एकांत जो है उन्हें कम मिल पाता है। ऐसे में लेखनी पर जो है वो फ़ोकस कैसे किया जाए? या घर पे छोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ भी कई समस्याएँ होती हैं, तो एक माँ के लिए ये वास्तव में काफ़ी कठिन है कि वो एकांत समय निकाल पाए। इस पर आप अपने कुछ विचार रखिए। अ, ये तो ऐसा सवाल है जिसके लिए मैं कहूंगी कि यार दुखती रग पर हाथ रख दिया। एक औरत के लिए लिखना वाकई बहुत मुश्किल होता है। वो घर में रह रही होती है, अपने परिवार के साथ रह रही जी। होती है। उसका अपना कोई खुद का कोई कमरा, कोई टेबल, कोई ऑफिस नहीं होता जिसमें बैठकर वो लिख ले। यशपाल के लिए कहते हैं कि जब वो लिखते थे तो वो दफ्तर की तरह 10 बजे अपना सूटकेस बांध के निकल जाते थे और घर के ही एक कमरे में, जिसको उन्होंने अपना दफ्तर बनाया हुआ था, वहां जाकर वो लिखते थे और शाम को 6 बजे उस दफ्तर से जी। बाहर आते थे। जैसे वो दफ्तर चले गए हों, लेकिन होते वो घर में ही थे। तो ऐसा कोई औरत नहीं कर सकती, क्योंकि उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां होती है। हमने औरत को गृहिणी बना दिया है, घर चलाने वाली औरत बना दिया है।
तो वो इस तरह का काम नहीं कर जी। सकती। मेरी जब पहली किताब आई 2017 मार्च में, तब मैं जी। प्रेग्नेंट थी। अ, अपनी प्रेगनेंसी के दौरान मैंने किताब लिखी, जो 2018 नवंबर में आई, मैं जी। से माँ तक। और तीसरी किताब बहेलिया जब आई, तब मेरा बेटा 1.5-2 साल का था। तो ये ऐसा नहीं है कि हम नहीं लिख सकते। इन उन 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 परिस्थितियों में भी, उन कठिन परिस्थितियों में भी आपको अपने लिए समय निकालना उतना ही जरूरी है जितना अपने बच्चे को दूध पिलाना। मैं ये मानती हूँ, क्योंकि आपको अपने आप को बचाकर चलना, अपने आप को सहेज कर रखना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि 20 साल बाद जब आपका बच्चा पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए बाहर जी। चला जाए, तो आपके मन में ये ग्लानि ना हो कि काश हमने खुद को भी समय दिया बिल्कुल। होता। मेरा ये विश्वास है कि उस ग्लानि से बचने का सिर्फ यही तरीका है कि आज थोड़ी ज्यादा मेहनत कर ली जाए, आज थोड़ी ज्यादा जद्दोजहद कर ली जाए, ताकि अपने लिए समय मिले। इसमें कई बार अपने बच्चे की अनदेखी भी हो जाती है, तो हमें वो जिम्मेदारी बांटनी होगी, हमें वो जिम्मेदारी अपने परिवार से बांटनी होगी। अगर आप परिवार के साथ रह रहे हैं तो अपने सास ससुर ननद पति, इन सबको भी आपको अपना सहभागी बनाना होगा, ताकि कुछ समय आप अपने लिए निकाल सके। मेरा बेटा अब तो बड़ा हो गया है, देर से सोता है। 5-6 महीने तक वो शाम को 7:30-8 बजे तक सो जाता था। तो मैं दिन भर उसका काम करती थी, उसके बाद उसके सोने के बाद 8 बजे से लेकर 11 बजे तक के वो 3 घंटे मैं अपने लिए रखती थी कि अब मुझे अपना जी। काम करना है। इतना थके होने के बाद आप लिख नहीं पाते, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं मसलन मुझे कोई कहानी लिखनी है, मैंने विचार बना लिया कि अब मुझे कोई कहानी लिखनी है, तो मैं उसका विषय सोच लेती हूँ, और फिर उस विषय पर मैं हर रोज मंथन करती हूँ। चाहे मैं कपड़े धो रही हूँ, चाहे मैं खाना बना रही हूँ, चाहे मैं बच्चे को खाना खिला रही हूँ, चाहे मैं बर्तन धो रही हूँ, मैं कोई भी काम कर रही हूँ, मैं उस कहानी के बारे में सोचती रहती हूँ। मौन रहकर सोचते रहने से मेरी कहानी दिमाग में पकती है। उतने समय के लिए मैं घर में कम बात करती हूँ, कम बोलती हूँ, ताकि मुझे अपने विचारों के लिए, अपनी कहानी के लिए समय जी। मिल सके। और जब वो कहानी दिमाग में पूरी तरह पक जाती है, तो किसी दिन जब बच्चा सो जाता है, तो रात को समय निकाल कर मैं उसे लिखने की कोशिश करती हूँ। मेरा ये तरीका है अपने लिखने का। हालांकि ऐसे ये करना भी उतना आसान नहीं होता, क्योंकि मैंने विचार बनाया है कि मुझे एक उपन्यास लिखना है। मैं 6 महीने से सोच ही रही हूँ कि मुझे लिखना है। दिन भर काम करने से इतना थक जाते हैं कि रात को फिर आप सोचते हैं कि थोड़ा एंटरटेनमेंट कर ले, कोई मूवी देख लें, कोई किताब ही पढ़ लें, तो वो हो नहीं पाता। लेकिन तरीका यही है, आप अगर वाकई चाहते हैं कि अगले 20 साल बाद जब आपका बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा हो, तो आप पीछे मुड़कर पछताएं ना। बस अगर आप ये सोच लेंगी कि आपको पछताना नहीं है आगे जाकर, तो आप किसी भी तरह से अपने लिए समय निकाल लेंगी। मैं यही सोचकर समय निकाल बिल्कुल। लेती हूँ। यहाँ पर हमारा इस फेसबुक लाइव को शुरू होने से पहले ही हमारे पास कुछ कमेंट्स आए थे जिनमें लोगों ने प्रश्न पूछे थे। तो यहाँ पर अशोक कटारे जी हैं, उनका ये प्रश्न है कि वो खड़ी बोली और बुंदेलखंडी भाषा में काव्य रचना करते हैं, तो इस प्रकार की रचनाओं को प्रकाशित करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? इस पर आप अपने कुछ विचार व्यक्त करें। अ, मुझे लगता है कि इस प्रकार की रचनाओं के लिए स्थानीय प्रकाशक जी। जो होते हैं, जैसे फिल्मों का अगर मैं उदाहरण दूं, तो जो भोजपुरी फिल्में बनती हैं उनके लिए जो भोजपुरी डायरेक्टर्स होते हैं वो उनको एंटरटेन करते हैं। साउथ इंडियन जो फिल्में होती हैं उनको वहाँ के डायरेक्टर एंटरटेन करते हैं। अगर आप स्थानीय कुछ लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको स्थानीय प्रकाशक को टारगेट करना चाहिए। और अगर आप किसी बड़े प्रकाशक को, जो मुख्य धारा का प्रकाशक है, उसको टारगेट करना चाहते हैं, तो उसका तरीका बस यही है कि आपको उन्हें ये दिखाना होगा कि आपकी किताब से उनको क्या लाभ है। क्योंकि प्रकाशक जो होता है वो व्यापारी जी। होता है, एक तरह से वो ये देखता है कि मैं जो किताब छाप रहा हूँ उससे मुझे कितना मुनाफा मिलेगा। बिल्कुल। अगर आप ये दिखा सकते हैं उसको कि आपकी किताब कुछ ऐसी है जिससे आपको, प्रकाशक को एक मुनाफा मिलेगा, प्रकाशक को कुछ फायदा मिलेगा, तो वो आपकी किताब में इन्वेस्ट करेगा, वरना वो नहीं करेगा। यही एक तरीका है। बिल्कुल। तो कहानी लेखन की हम पहले भी बात कर रहे थे, तो कहानी लेखन का जो प्रारंभ और कहानी का अंत है, वो अपने आप में विशेष होता है और हर लेखक जो है उसे विशेष बनाने की भी कोशिश करता है। तो ऐसे में इसमें कौन-कौन सी बातें जो हैं वो ध्यान में रखी जानी चाहिए, या आप जब कहानी लिखती हैं, आप किस तरीके से उसका प्रारंभ और अंत जो है वो बताने की कोशिश करती हैं? मैं जब कोई कहानी लिखती हूँ तो मेरी पहली कोशिश ये होती है कि मेरी कहानी का जो मुख्य विषय है, मैं किसी ऐसी घटना से, किसी ऐसे संवाद से कहानी प्रारंभ करना पसंद करती हूँ, जिससे जिसको पढ़कर पाठक की रुचि बढ़ जाए उस कहानी, उस अगले अगले वाक्य, अगले सेंटेंस, अगला पैराग्राफ पढ़ने में।
मेरा सबसे पहला चयन होता है कोई संवाद या फिर कोई ऐसा दृश्य जिसको पढ़कर आगे का सस्पेंस क्रिएट हो जाए। और कहानी का अंत में कभी भी मेरा निर्धारित नहीं रहता। मैं कई बार कहानी का अंत अनिश्चित छोड़ देती हूँ और कई बार कहानी का अंत ऐसा छोड़ देती हूँ कि वो पाठक खुद तय करे कि वो क्या चाहता है उसके आगे। मेरी एक कहानी है, किताब ऐसी वैसी औरत की एक कहानी है जिसमें जो हीरोइन है वो अंत में दरवाजा बंद करके अंदर जी। चली जाती है। और उसके बाद मैंने लिखा है कि उसके बाद उसको कभी किसी ने नहीं देखा, उस दरवाजे के बाहर कभी किसी ने नहीं देखा। अब वो पूरी कहानी में क्या घटना हुई ये आप किताब पढ़कर जानेंगे, लेकिन जब पाठक पढ़ते हैं तो कई बार मेरे पास सवाल आता है कि इसके बाद क्या हुआ उसके साथ, क्या वो भाग गई या वो मर गई। तो मैं पाठकों को यही जवाब देती हूँ कि ये आप खुद तय करिए उस कहानी को पढ़कर कि आप अपनी हीरोइन को कैसा देखना बिल्कुल। चाहते हैं। आपने जब कहानी पढ़ी तो एक किरदार आपके दिमाग में बना होगा लेखक के साथ साथ, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो इतनी हिम्मती हो पाई थी कि वो भाग गई, या वो इतनी सहमी हुई रह पाई कि उसने आत्महत्या कर ली। तो ये जरूरी नहीं है कि आप कहानी को कोई फिक्स्ड एंड ही दें, कई बार हम ऐसा एंड भी दे सकते हैं जिससे पाठक खुद उस कहानी के बारे में सोचे, विचार करे। तब वो लेखक के बारे में और उस किताब के बारे में ज्यादा सोचता है, और एक लेखक यही चाहता है कि उस किताब ज्यादा से ज्यादा देर तक किसी पाठक के दिमाग में रहे। तो मेरे तरीके यही हैं जी। प्रारंभ और अंत के। अंकिता जी, जब हम कुछ लिखते हैं तो भाषा, हर लेखक अपने हिसाब से भाषा का चयन करता है। लेकिन क्या पाठक जिस तरीके की भाषा को समझते हैं, क्योंकि आज के पाठक में और पिछले पाठकों में एक बहुत अंतर आ गया है। अगर आप नई जनरेशन के पाठक को देखिएगा तो बहुत ज्यादा साहित्यिक पुट अगर कहानी में है या उपन्यास में है तो शायद वो उसे उतना ज्यादा पसंद नहीं करता। तो ऐसे में साहित्यिक पुट भाषा का पार्ट जो है वो ज्यादा होना चाहिए, या बिल्कुल उसको जिस तरीके से पाठक समझता है बिल्कुल वैसे ही लिख दिया जाना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? आ, इस पर मेरी राय वही है जो जिस तरह से आज से पहले हमारे सभी लेखकों ने लिखा। प्रेमचंद ने जब लिखा तो उन्होंने वो लिखा जो उस समय की जी। भाषा थी, जो उस समय भाषा बोली जाती थी, जो उस समय भाषा लोग पढ़ते और समझते थे। उसके बाद की जो पीढ़ी आई राही मासूम रजा वाली, उन्होंने भी वही भाषा लिखी जो उस समय भाषा बोली या जी। समझी जाती थी। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लिख रहे होते हैं तो हमें हमारे पाठकों को ध्यान में रखकर लिखना चाहिए कि हमारे पाठक क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा साहित्यिक भाषा लिखेंगे जिसको पाठक समझ ही ना पाए, उसको डिक्शनरी लेकर बैठना पड़े, तो मुझे नहीं लगता कि उस किताब में कोई रस रह जाएगा। फिर वो उसके लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए किताब रह जाएगी जिससे उसने कुछ नई वोकेबलरी सीखी। कहानी में जब तक फ्लोइंग बना नहीं रहेगा, जब तक कोई फ्लो नहीं बना रहेगा, तब तक पाठक उसको समझ नहीं पाएगा। तो साहित्यिक होना चाहिए, लेकिन साहित्यिक का अर्थ ये नहीं है कि हम भारी भरकम हिंदी के या उर्दू के शब्द डाल दें। साहित्य का अर्थ वो होता है जो आपका प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट का मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि आपने अगड़म बगड़म कुछ भी गाली गलौज भी डाल दी और तू तड़ाक की ऐसी भाषा भी डाल दी जो दोस्तों में चुहलबाजी में हो रही है। जी। आप शालीनता से अपनी किताब लिख सकते हैं, शालीनता से अपनी कहानी लिख सकते हैं और ऐसी भाषा लिख सकते हैं जिसको पाठक आसानी से समझ सके। मैं साहित्यिक पुट में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखती। मेरे हिसाब से साहित्य वही है जो मेरा पाठक समझ पाए। बहुत ज्यादा भारी भरकम शब्दों को डालना मैं साहित्यिक पुट नहीं समझती। और पौराणिक, हाँ, जैसे आप ये आपकी प्लॉट पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप आपका जो किताब है वो अगर किसी पौराणिक विषय पर है तो आपको उस समय के लोगों के बीच का संवाद दिखाने के लिए उस समय के शब्दों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी। अगर मैं राम की कहानी लिखूंगी तो मुझे राम और सीता के संवाद दिखाने के लिए यही दिखाना पड़ेगा कि उस समय कैसी भाषा बोली जाती थी। अगर मैं इतिहास के बारे में लिखूंगी और मैं गांधी और कस्तूरबा के बीच का संवाद दिखाऊंगी तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि उस समय कैसी भाषा बोली जाती थी, किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। और अगर मैं आज की कहानी दिखाऊंगी तो मुझे आज के हिसाब से दिखाना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कहानी दिखा रहे हैं, क्या आपकी कहानी की मांग है और क्या आपका टारगेट ऑडियंस है, उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो अब चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं।
ऐसे में एक प्रश्न यहाँ पर हमारे पास और आया है कि बाल लेखन जो है, जो बच्चों के लिए लिखा जाता है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें कि बाल लेखन को किस तरह से प्रोत्साहित किया जा सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि जो आपके नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं, वो तो हमें एक अलग से दिखाई देते हैं एक समय के बाद जब उनकी किताब छपती है। लेकिन बाल साहित्य में वो साहित्य एक है जो बच्चों के लिए लिखा जा रहा है, लेकिन हम बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करें कि वो साहित्य लेखन में उतरें, या क्या उसके छोटे स्टेप्स हो सकते हैं आपकी नजर में? हमारे ज़माने में तो बहुत अच्छा होता था कि जो चंपक, नंदन, चंदा मामा, इस तरह की जो पत्रिकाएँ आती थी छोटी-छोटी, बाल भास्कर, जी। और जिनमें बच्चों से कहानियाँ मँगाई जाती थी, कविताएँ मँगाई जाती थी, उनमें प्रतियोगिताएँ होती थी, तो बच्चे अंतर्देशीय में या लेटर लिखकर उनको भेजते थे। तो इससे बच्चे हर हर हफ्ते, हर महीने जब वो पढ़ते थे तो प्रोत्साहित होते थे कि यार मेरी किताब मेरी कहानी छपेगी। जिनकी रुचि होती थी वो उन चीज़ों को खोजते भी थे और पढ़ते भी थे। इंग्लिश में भी ऐसा ही था। आज इन सब चीज़ों की थोड़ी कमी हो रही है, इसीलिए हमें लगता है कि बच्चे कैसे सीखें, तो मुझे लगता है कि यही सही तरीके हैं। हमें उनके लिए ऐसी किताबें खोजनी पड़ेंगी जिनको पढ़कर उनमें दिलचस्पी जगे, उनका रुझान उस तरफ बढ़े कि वो कुछ ऐसा लिखें, कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसी प्रतियोगिताएँ हम उनके लिए कराएँ छोटे-छोटे स्तर पे कि वो मैं जैसे छोटी थी तो हमारे यहाँ मंदिर में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, उनमें कहानी लेखन प्रतियोगिता भी होती थी। हमें धार्मिक विषय पर ही सही कोई कहानी लिखनी होती थी। जी। तो ऐसे ऐसी प्रतियोगिताएँ हमें छोटी-छोटी सी करानी चाहिए बच्चों के बीच में, जिनसे उनका रुझान बढ़े, उन्हें बचपन जो होता है वो पुरस्कार का बहुत लोभी होता है। बिल्कुल। हम बच्चे को, अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो हम उसे लालच देते हैं कि बेटा इतना सा होमवर्क कर लो, एक टॉफी मिलेगी, एक चॉकलेट मिलेगी। तो हमें बच्चों को उसी तरह से थोड़ा लोभ देकर, थोड़ा समझा कर, थोड़ा उनको बता कर कि इसके क्या फायदे हैं, क्या आप इससे सीखेंगे, क्या आप इससे समझेंगे, ये सारी चीजें बताकर, कुछ प्रतियोगिताएं कराकर, कुछ पढ़ाकर, अच्छी अच्छी किताबें, रोचक, मनोरंजक बाल साहित्य उन्हें पढ़ाकर, इन सब चीजों से हम बच्चों में रुझान बना सकते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा इसको और आगे लेकर के चलते हैं कि आपकी जो 3 किताबें आई हैं, मैं से माँ तक, ऐसी वैसी औरत और बहेलिए, जो प्रकाशित हो चुकी हैं और तीनों को ही पाठकों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। इसे आप कैसे देखती हैं? आपको क्या लगता है कि इसका क्या कारण है? सो दैट हमारे जो नए लेखक और लेखिका हैं, वो इसको थोड़ा सा समझें कि एक पुस्तक को सक्सेसफुल बनाने में एक राइटर का अपना योगदान क्या हो सकता है? मैं तो यही कहूंगी कि ये सवाल थोड़ा ऐसा है कि अपने मुंह मियां मिठू बनना हो जाएगा। लेकिन ये पाठकों का प्यार है कि मुझे मिल रहा है लगातार। 2014 में जो मैंने शो लिखना शुरू किया था, नीलेश मिश्रा की मंडली में जो कहानियां मैंने लिखी थी, तब से लगातार मुझे पाठकों का, श्रोताओं का प्यार मिल रहा है मेरी कहानियों को। और एक लेखक का योगदान यही होता है कि वो अपनी तरफ से जितना हो सके मेहनत करे, जितना हो सके अपनी कहानी को ऐसा बनाए कि वो खुद उसमें उतर जाए, अपने आप को साइड में रख के अपने किरदारों में उतर जाए, अपने पाठक को कुछ ऐसा परोसने की कोशिश करे जो उसने कभी ना पढ़ा हो, कुछ नया, कुछ रोचक, कुछ रोमांचक उसके लिए लेकर आए, ताकि पाठक जब पढ़े तो उसे उसे लगे कि उसने कुछ ऐसा पढ़ लिया कि वो उसके भीतर तक उतर गया। अगर आप किसी ऐसे विषय पर लिखना चाहते हैं जो आपके आसपास का है, जो हजारों लोगों का देखा हुआ है, तो उसको इस भावनात्मक रूप से लिखें कि पाठक जब उसको पढ़े तो उसको लगे कि यार मैंने क्यों नहीं ऐसा। अक्सर ऐसा होता है कि जब मेरे पाठक मुझे संदेश भेजते हैं, चिट्ठियां भेजते हैं, होता है कि ये घटना तो हमारे अपना संपूर्ण दे, ताकि जब किताब पाठक के हाथ में जाए तो उसको पढ़ के उसे, उसने जो खर्च किया अपना समय और अपना पैसा, दोनों की वसूली लगे। बिल्कुल।
तो अंकिता जी, यात्रा वृत्तांत अपने आप में एक अलग विधा है। जैसे हम कहानी लिखते हैं, जैसे हम रिपोर्टाज लिखते हैं, ऐसे यात्रा वृत्तांत भी है। तो उनमें हमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, इस पर आप कुछ कहना चाहें तो। मैंने अभी तक यात्रा वृत्तांत पढ़े ही हैं एक दो। लिखा तो अभी तक कुछ खास है नहीं। श्रीलंका जो मैं घूम गई थी उस पर बेस्ड आहा जिंदगी के लिए मैंने 2-3 आर्टिकल जरूर लिखे हैं। और उनमें मैंने कोशिश ये की है कि जो मैं लिख रही हूँ वो कुछ नया हो, कुछ रोचक हो। यात्रा वृत्तांत में सिर्फ ये नहीं दिखाना होता कि हम फलानी जगह गए तो वहां से हमने बस पकड़ी, फिर हमने टेम्पो पकड़ा, वहां एक मंदिर था, वहां एक ठेला था। अगर आप ये दिखाएंगे तो आपका यात्रा वृत्तांत बहुत बोरिंग हो जाएगा। जनरली लोग यही सोचते हैं कि का विवरण, जबकि आप उस जगह की किसी एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा डीप में जाकर भी बता सकते हैं। मैंने अभी तक जो दो लेख लिखे हैं उनमें से दोनों ही लेख, एक सीता पर आधारित है और एक रावण पे। एक सीता एलिया एक जगह है श्रीलंका में, उस पर आधारित है। और दूसरा है सिगिरिया, जो जिसे ऐसा माना जाता है कि किसी जमाने में वो रावण का महल रहा होगा। जी। तो जब मैंने उन दोनों ही विषयों पर लिखा तो मैंने उसको पौराणिक कथाओं से जोड़ते हुए, और उस समय क्या हुआ होगा, और जब मैं वहां गई तो मैंने क्या महसूस किया, क्या वाकई सीता वहां आई होंगी या क्या वाकई रावण का महल वहां रहा होगा। और उस पर रिसर्च की मैंने बहुत सारी कि इन इन दोनों ही जगहों पर अभी तक कितना लिखा गया है, क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या रियल घटनाएं हैं इनसे जुड़ी हुई। तो जब आप यात्रा वृत्तांत लिखें तो कोशिश ये करें कि वो कोई बोरिंग सा आर्टिकल ना लगे, जिसको पढ़ के इंसान को ये तो पता चल जाए कि कौन सी बस से हमें वहां पहुंचना है, लेकिन उसको और कुछ ना मिले उसमें। जब आप यात्रा वृत्तांत लिखें तो कुछ ऐसा लिखें, मतलब मैं एक बतौर लेखक नहीं, बतौर पाठक ये बात बता रही हूँ कि मैं वो यात्रा वृत्तांत पढ़ना चाहूंगी जिसको पढ़ के मुझे बहुत रोमांचक महसूस हो, और उस जगह पे जाकर वाकई उस जगह को देखने की मेरी इच्छा प्रबल हो जाए कि वाह यार, ये तो वाकई बहुत सुंदर है, मुझे जी। वहां जाना ही होगा, मुझे वहां देखना ही होगा। क्या वाकई वहां ऐसा है? कुछ ऐसी घटनाएं जो दिलचस्प हो, रोमांचक हो, सस्पेंस उनमें हो, कुछ ऐसी चीजें अगर आप डाल सकें तो वो बेहतर होगा। बिल्कुल। यहाँ पर हम आज का आखिरी कमेंट का जो है सवाल ले रहे हैं, जो कि पूछा है अजय वीर बखलोगा जी ने। इनका प्रश्न है कि सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी लिखते समय हमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। सत्य घटनाओं पर आधारित जब आप कहानी लिखते हैं तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप उस घटना को बिल्कुल वैसे ही दिखाना चाहते हैं, या आप उस घटना में अपनी कुछ काल्पनिक बातें डालकर कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं जो आप सोचते हैं। मसलन कोई औरत है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत फाइट की, बहुत कुछ किया, लेकिन अंत में वो हार गई, थक गई और उसने आत्महत्या कर ली। ये एक सत्य घटना हो सकती है। या ये भी एक सत्य घटना हो सकती है कि कोई पुरुष है, वो अपने परिवार से, पत्नी से बहुत तंग आ गया, बहुत परेशान हो गया और उसने अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या कर दी। ये जी। दो सत्य घटनाएं हैं। लेकिन अगर आप इन सत्य घटनाओं को एज इट इज दिखाना चाहते हैं तो आपको हर एक बात का बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा कि उस समय क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, कैसे वो घटनाएं घटी। आप उसमें अपनी कुछ चीजें डाल सकते हैं, अपना कुछ विवरण डाल सकते हैं, कुछ काल्पनिक बातें डाल सकते हैं, लेकिन आपको शुरुआत और अंत वैसी ही दिखानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप उन कहानियों का अंत अपने हिसाब से दिखाना चाहते हैं, आप ये दिखाना चाहते हैं कि भले ही वो औरत जीवन भर लड़ी, भले ही वो अंत में थक गई, लेकिन उसने आत्महत्या नहीं की, वो लड़ी, कुछ ऐसा उसने कर दिया जिसने पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल प्रस्तुत की। तो उसको, आपको कहानी को शुरू से ही कुछ ऐसा दिखाते रहना पड़ेगा जिससे उसका अंत ऐसा लगे कि वाकई ये औरत ऐसा कर सकती थी। कुछ चीजें आपको अपने हिसाब से उस किरदार में डालनी पड़ेंगी। वहीं अगर आप दूसरा जो मैंने उदाहरण दिया, अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि वो आदमी बहुत परेशान था, बहुत विवश था अपनी परिस्थितियों से, उसने अपने पत्नी और बच्चे की हत्या कर दी, तो अगर आप इसका अंत ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो आदमी जो है उसने किसी ना किसी तरह से कुछ ऐसा काम किया जिससे उसने अपनी परिस्थितियां बदल ली, जी। या वो उन लोगों से अलग हो गया, या उसने अपने पत्नी और बच्चे के लिए कुछ ऐसा कर दिया जिससे वो बदल गए, तो इसकी शुरुआत आपको कहानी के पहली लाइन से ही करनी पड़ेगी, ताकि अंत तक आते आते वो लगे कि हाँ वाकई ऐसा हो सकता था। तो ये आपको अपने यथार्थ की घटनाओं को लेकर पहले आपको थोड़ा मंथन करना पड़ेगा अपने दिमाग में कि आप उस कहानी से
पाठकों पर क्या प्रतिक्रिया डालना चाहते हैं, पाठकों को क्या दिखाना चाहते हैं और पाठक उससे क्या सीख लें, क्या बिल्कुल। समझे, क्या सबक लें, उस बिल्कुल। पे डिपेंड करता है कि आपकी कहानी कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल मैम। तो यहाँ पर हमारा जो ये फेसबुक लाइव साक्षात्कार है वो अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है, और मैं चाहूंगा जी। कि अंकिता जी सभी जो हमारे दर्शक हैं, हमारे जो पाठक हैं, और उनको क्या एक संदेश देना चाहेंगी जो भावी राइटर हैं उनके लिए, कि वो क्या करें और क्या ना करें। अ, खूब सारा पढ़ें और कोशिश करें कि आप प्रतिदिन कम से कम 50 से 100 शब्द लिख पाएँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। आपको जब आप कोई उपन्यास या बड़ी कहानी लिखने बैठें, तो आपके पास शब्दों की कमी ना हो, आप लिखने में बोर ना हो, आप थके नहीं। और समकालीनों को पढ़ें ताकि आपको ये पता रहे कि आपको क्या नया परोसना है। पुराने लेखकों को पढ़ें ताकि आपकी भाषा मजबूत हो सके, आपको साहित्यिक समझ आपकी बन सके। और ईमानदार रहें और तब लिखें जब आप किसी विषय पर लिखने के लिए बहुत बेचैन हो। सिर्फ तरक्की पाने के लिए या रातों रात स्टार बनने के लिए ना लिखें, क्योंकि कोई भी रातों रात स्टार नहीं बन पाता है। हर व्यक्ति मेहनत करके ही शीर्ष तक पहुंच पाता है। तो तभी लिखें जब आप उस चीज के लिए बहुत बेचैन हो, वो विषय आपको बहुत बेचैन कर रहा हो। बिल्कुल। और क्योंकि हम कोरोना काल में हैं, तो घर पर रहें, खूब सारा पढ़ें और खूब सारा लिखें, स्वस्थ रहें। बिल्कुल, तो मैं संपूर्ण मातृभाषा परिवार की ओर से और इस लाइव कार्यक्रम में जो हमारे पाठक हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी ओर से अंकिता जी का बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं साथ ही आशा करता हूँ कि अंकिता जी मातृभाषा परिवार की जो ये यात्रा है, उसमें हमें आपका वैचारिक समर्थन हमेशा प्राप्त होता रहेगा। बिल्कुल। तो इस फेसबुक लाइव से जुड़ने वाले सभी लोगों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें, और हम फिर मिलेंगे मातृभाषा साक्षात्कार श्रृंखला के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।